हाँ भाई, सभी को नमस्कार प्रणाम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडू एजुकेशन में। और इस चैनल के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं। एक क्लास हमारी अपलोड हो चुकी है। बात करें तो ये आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी, दूसरा लेक्चर रहेगा। तो पहले लेक्चर की बात करें तो पहले लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान के कुछ शब्दों के बारे में जाना था, जैसे देश, सरकार, संविधान क्या होता है। और कल जो हमारा लास्ट जो जहाँ पे छोड़ा था मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉपिक बनेगा भारतीय संविधान का विकास क्रम। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसका निर्माण कैसे हुआ है। और इसमें मैंने कल आपको लास्ट बात ये बताई थी कि भारतीय संविधान का निर्माण अंग्रेजों के आगमन से हुआ है। चलो देखते हैं कैसे हुआ है, पूरी डिटेल से पढ़ते हैं एक एक बातें, ठीक है। देखो यहाँ लिख रहा हूँ भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण किससे हुआ है? अंग्रेजों के आगमन से हुआ है। किससे हुआ है? अंग्रेजों के आगमन से हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो यही कारण रहा कि भारतीय संविधान बना, ठीक है। यानी कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का निर्माण क्यों हुआ, तो इसमें आपको कारण क्या बताना है? अंग्रेज लोग बताने हैं, ब्रिटिश लोग बताने हैं। अभी ब्रिटिश लोगों के कारण क्या हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। देखो कैसे ब्रिटिश लोग भारत में आए, कहाँ पर आए, किस प्रकार से आए। तो देखो विद्यार्थियों, बात आती है 1592 ईस्वी की। कब की आती है? 1591, या यूं कह सकते हो कहीं पर आपको 92 भी मिलेगा। क्या मिलेगा? 1591-92 की बात आती है। और 1591-92 में एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति का नाम था रोल्फ पिच। कौन था? एक व्यक्ति का नाम था रोल्फ पिच। ये जो रोल्फ पिच कहाँ का था? ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। 1592 में रोल्फ पिच क्या करता है? पूरे विश्व का क्या करता है? भ्रमण करता है। क्या करता है? भ्रमण करता है। यूं भी कह सकते हैं कि ये क्या करता है? पूरे विश्व की यात्रा करता है। क्या बताया मैंने आपको? कब की बात बता रहा हूं? 1591-92 ईस्वी की बात बता रहा हूं। व्यक्ति का नाम क्या बताया मैंने? रोल्फ पिच। क्या नाम बताया? रोल्फ पिच। कहाँ का था ये व्यक्ति? ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। और ये क्या करता है? पूरे विश्व का भ्रमण करता है, यात्रा करता है। जाहिर सी बात है, जब विश्व का भ्रमण करेगा तो ये भारत की भी क्या करेगा? यात्रा करेगा। किसकी यात्रा करेगा? भारत की भी यात्रा कौन करता है? ये रोल्फ पिच करता है। जब पूरे विश्व की यात्रा करने के बाद क्या होता है? ये वापस अपने स्वदेश लौटता है। कब लौटता है? स्वदेश वापस लौटता है। कहाँ लौटता है? ब्रिटेन स्वदेश वापस लौटता है। और वापस लौटने के बाद ये क्या कहता है? इसने पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद वापस अपने स्वदेश लौटता है और ये कहता है कि मैं पूरे विश्व का भ्रमण कर कर आया हूँ। किसका भ्रमण कर कर आया हूँ? पूरे विश्व का भ्रमण कर कर आया हूँ। और विश्व के दौरान मैंने किसकी भी यात्रा की है? एक भारत देश की भी क्या की है? यात्रा की है। क्या कहता है कि जब मैंने विश्व का भ्रमण किया तो भारत देश की भी मैंने क्या की है? यात्रा की है। अब बात करें तो ये भारत देश के बारे में रोल्फ पिच कहता है कि मैंने भारत की यात्रा की और वहाँ पर एक राजा है मुगल बादशाह। वहाँ पर एक राजा है मुगल बादशाह और उस मुगल बादशाह का नाम आता है अकबर। क्या नाम आता है? अकबर। अकबर के बारे में रोल्फ पिच कहता है कि विश्व में अकबर के समकालीन कोई धनी व्यक्ति नहीं है। ऐसी बात कहता है कौन? रोल्फ पिच कहता है। किससे कहता है? ब्रिटेन के लोगों से। दोबारा देखो सारी बातें क्या पढ़ रहे हैं हम? भारतीय संविधान का विकास क्रम पढ़ रहे हैं। और इसमें मैंने आपको पहली बात बताई कि 1591-92 में एक व्यक्ति का नाम क्या था? रोल्फ पिच। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। क्या करता है? पूरे विश्व का भ्रमण करता है। विश्व का भ्रमण करने के दौरान किसकी यात्रा करता है? भारत देश की भी यात्रा करता है। वापस अपने स्वदेश लौटा और स्वदेश लौटने के बाद अपने लोगों से कहता है कि जब विश्व की यात्रा की तो एक भारत देश की भी यात्रा की है। और मैंने वहां पर देखा है कि वहां पर एक मुगल बादशाह है। मुगल बादशाह कौन है? अकबर। अकबर के बारे में कहता है कि विश्व में अकबर के समकालीन कोई दूसरा धनी व्यक्ति नहीं है। जब रोल्फ पिच ऐसी बात कहता है तो यह जो बात है वो एक व्यापारी वर्ग के कानों में पड़ी। किसके कानों में? यह बात किसने सुनी? एक व्यापारी वर्ग ने सुनी। किसने सुनी? एक व्यापारी वर्ग ने सुनी। और इस व्यापारी वर्ग में क्या हुई? उत्सुकता हुई। क्या हुई?
उत्सुकता हुई। उत्सुकता क्या हुई? इस व्यापारी वर्ग ने सोचा कि हो न हो इस भारत देश में हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। ऐसी उत्सुकता किस में आई? व्यापारी वर्ग में आई। किस में आई? व्यापारी वर्ग में उत्सुकता आई। भी रोलोपिच कह रहा है कि भारत इतना मजबूत और शक्तिशाली देश है, इतना धनी व्यक्ति है, तो हो न हो हम क्या करेंगे? इस भारत देश में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो इस व्यापारी वर्ग ने क्या किया? फिर एक कंपनी बनाई। क्या बनाई? एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी का नाम विद्यार्थियों आप जानते होंगे, उस कंपनी का नाम आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आपने नाम सुना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई? इस व्यापारी वर्ग ने बनाई, और व्यापारी वर्ग ने सोचा कि हम क्या करेंगे? इस भारत देश में व्यापार करेंगे। यहाँ तक क्लियर? दोबारा देखो, 1592 में विश्व का भ्रमण कौन करता है? रोलोपिच करता है। वापस अपने स्वदेश जाता है और क्या कहता है? कहता है कि अकबर के समकालीन इस विश्व में कोई धनी व्यक्ति नहीं है। यह बात सुनी एक व्यापारी वर्ग ने। व्यापारी वर्ग के मन में उत्सुकता हुई किसकी? भारत देश में व्यापार करने की, और क्या बनाई? एक कंपनी बनाई। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करते हैं। वे इन्होंने गठित तो कर ली, लेकिन इसको किसकी जरूरत थी? सरकारी मान्यता की आवश्यकता हुआ करती थी। कोई भी काम है जब तक उस पर गवर्नमेंट की मोहर नहीं लगेगी तब तक वह कंपनी नहीं रहेगी। तो बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो व्यापारी वर्ग के बनाने के बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब हुई थी? पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी, और उस महारानी का नाम आता है विद्यार्थियों एलिजाबेथ। क्या नाम आता है? एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम आता है? एलिजाबेथ प्रथम ने क्या कर दी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। दोबारा देखो, पूछ लिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने क्या कर दी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, और ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों के लिए क्या करेगी? पूर्व के देशों में व्यापार करेगी। क्या करेगी? पूर्व के देशों में व्यापार करेगी। ऐसी अनुमति किसने दे दी? एलिजाबेथ प्रथम ने दे दी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद क्या हक दे दिया कि आप 15 वर्षों के लिए जाइए और कहाँ पर व्यापार करिए? पूर्व के देशों में व्यापार करिए। अब कंपनी स्थापित हो गई, कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल गई, तो आपको पता है जाहिर सी बात है कि कंपनी व्यापार करने के लिए जाएगी। लेकिन इससे पहले जब व्यापारी आवागमन करेंगे उससे पहले थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। किसके बारे में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ी बातें और जानते हैं। देखो, क्या थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, 4-5 बातें हैं इसके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखो, पहली बात तो ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह एक व्यापारिक कंपनी। क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार की कंपनी थी, तो यह एक व्यापार करने वाली कंपनी हुआ करती थी। दूसरी बात करें तो यह एक प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी? एक प्राइवेट, या यूं कह सकते हो निजी, क्या कह सकते हो? निजी कंपनी हुआ करती थी। किसकी बात कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। बात करें तो एक प्राइवेट या निजी कंपनी हुआ करती थी। बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने लोग शामिल थे? 217 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे? 217 लोग शामिल थे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुल कितने व्यापारियों ने मिलकर बनाया था, तो वो व्यापारियों की संख्या आती है कितनी? 217। कितने व्यापारी? 217 व्यापारी आते हैं। इसके अलावा बात करें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया तो खर्च की बात करें तो खर्च आएगा इसमें 30,133 पाउंड शेयर का क्या लगा था? खर्च लगा था। दोबारा देखो चारों बातें, व्यापारिक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, कितने लोग शामिल थे? 217 लोग शामिल थे। खर्च कितना लगा? 30,133 पाउंड शेयर लगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना की गई थी, जब
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नारा दिया था। क्या दिया था? एक नारा दिया था, या यूं कह सकते हो एक वादा किया था। क्या किया था? एक वादा किया था, और उस वादे का नाम आता है, नारा दिया था, वादा किया था, और वो नारा था कि भूभाग नहीं, भूभाग नहीं व्यापार। इस प्रकार का नारा किसने दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहे हैं ये लोग। जब स्थापना की गई तो कहा कंपनी ने कि हम जिस देश में व्यापार करने के लिए जाएंगे, जहाँ कहीं भी व्यापार करेंगे, पूर्व के देशों में जब व्यापार करेंगे तो क्या करेंगे, हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेंगे, वहाँ के भूभाग को नहीं हड़पेंगे, यानी वहाँ की जो भूमि है उसका अधिग्रहण नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि भूभाग नहीं, हमें भूभाग नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ क्या करना है, व्यापार करना है। ऐसा नारा दिया था स्थापना के समय किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। लेकिन आपको पता होगा कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वादे से मुकर गई थी और भारतीयों की सत्ता हड़पने का क्या किया था, इसने प्रयास किया था। अब ये हो गई बात किसके बारे में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। दोबारा देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को करने वाली महिला महारानी एलिजाबेथ। बात करें ये महारानी शब्द पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है महारानी? तो देखो ये जो महारानी शब्द है, जैसे भारत के अंदर जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार ब्रिटेन के अंदर क्या होती है? महारानी होती है। अगर महिला अगर शासक है तो वो क्या होगी? महारानी। अगर पुरुष शासक है तो वो क्या कहलाएगा? महाराज। क्या कहलाएगा? महाराज कहलाएगा। बात करें तो इसे इंग्लिश में बोल देते हैं क्राउन। क्या बोल देते हैं? इसे इंग्लिश में बोल देते हैं क्राउन, हिंदी में बोल देते हैं इसे ताज। क्या बोल देते हैं? ताज। यानी इस प्रकार का एक मुकुट होता है, सर के ऊपर क्या होता है? एक मुकुट होता है, जिसके इस प्रकार से कुछ नुकीले से होते हैं, उन्हें बोला जाता है क्राउन। और ध्यान रहे वर्तमान में जो हमारा जो वायरस है, चीन का जो वायरस है कोविड-19, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरोना वायरस। क्या बोलते हैं? कोरोना वायरस। ये भी कहाँ से आया है? इसी शब्द से आया है। कोरोना क्राउन एक ही बात है, कोरोना क्राउन यहीं से आया है। क्योंकि इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है हमें, जो कोरोना वायरस है उस पर इस प्रकार की आकृति दिखाई जाती है, यानी कि एक अपने आप में क्या है? एक कोरोना वायरस है। जिस प्रकार इस क्राउन के क्या होते हैं? कुछ नुकीले इस प्रकार से जो निशान होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं? क्राउन में होते हैं। तो ये नाम वहीं से आया है। कहाँ से आया है? क्राउन, ताज से आया है। इसके अलावा बात करें तो सूर्य के जो किरणें होती हैं वो भी उसी प्रकार से होती है, वहाँ पर भी इसका क्या किया गया है? नामकरण किया गया है। आगे देखो कि कंपनी की स्थापना हो गई, कंपनी के बारे में जान लिया, अभी कंपनी क्या है, कितने लोग थे, कितना खर्चा लगा था। अब बात करते हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस पर नियंत्रण के लिए क्या बनाया गया? इस पर नियंत्रण के लिए एक बोर्ड बनाया गया। किस पर नियंत्रण के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए क्या किया गया? एक बोर्ड बनाया गया, और उस बोर्ड का नाम आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या नाम आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। इसके हिंदी नाम की बात करें तो इसका हिंदी नाम आता है निर्देशक मंडल। क्या आता है? निर्देशक मंडल। क्या बताया मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड का नाम आता है इंग्लिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हिंदी में आता है निर्देशक मंडल। इसके अलावा बात करें तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसमें कुल 24 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 24 सदस्य हुआ करते थे। आपसे पूछा जाए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बीओडी में कितने सदस्य थे, तो बता देना है कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। बात करें तो इन 24 सदस्यों में एक गवर्नर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक गवर्नर हुआ करता था, तो एक उप गवर्नर भी हुआ करता था। एक गवर्नर और एक उप गवर्नर, टोटल सदस्यों की बात करें तो 24 सदस्य है। इसके अलावा बात करें तो इन 24 सदस्यों का कार्यकाल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सदस्य थे 24 सदस्य, ये कितने वर्ष तक इस बोर्ड में रहा करते थे, तो इन सदस्यों का कार्यकाल आता था 1 वर्ष। कितना था? 1 वर्ष हुआ करता था। ठीक है। दोबारा देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड बनाया गया। बोर्ड की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हिंदी शब्द की बात करें तो निर्देशक मंडल, कार्यकाल की बात करें तो 1 वर्ष। बात करें इसमें सदस्य कितने थे, तो 24 सदस्य थे। इसमें एक गवर्नर भी हुआ करता था और एक उप गवर्नर भी हुआ करता था। तो ये हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की सामान्य सी बातें। आपको पता है स्थापना हो गई, नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया। तो
मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया एक कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका गठन किस लिए किया गया था? व्यापार करने के लिए किया गया था। तो अब आपको पता है कि जब जिस काम के लिए गठन किया गया है वो काम भी किया जाएगा, और इसके जो व्यापारी है वो कहाँ जाएंगे? व्यापार करने के लिए जाएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। तो हमें भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला व्यापारी कब, किस प्रकार से, कहाँ आया और किस प्रकार व्यापार की अनुमति लेता है और किस प्रकार व्यापार करता है। ये बातें अब हमें जाननी होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रुक दो कर। तो आगे देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा स्थापना कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जाना, इसमें 217 लोग शामिल थे। खर्च की बात करें तो 30,133 पाउंड शेयर का लगा। बात करें तो यह एक व्यापारी कंपनी थी, यह एक प्राइवेट या निजी कंपनी थी। इस कंपनी ने नारा दिया, भूभाग नहीं व्यापार। भी हम जहाँ जाएंगे वहाँ पर सिर्फ व्यापार करेंगे, वहाँ के भूभाग को नहीं हड़पेंगे। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए क्या बनाया गया? एक बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड को इंग्लिश में कहा जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसका नाम आता है निर्देशक मंडल। इस बोर्ड में कुल कितने सदस्य थे? तो 24 सदस्य थे। बात करें इसमें एक गवर्नर और एक उप गवर्नर हुआ करता था। बात करें इन सदस्यों का कार्यकाल, तो कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका कितना हुआ करता था? 1 वर्ष हुआ करता था। अब बात करें कि अब कंपनी की स्थापना हुई थी व्यापार करने के लिए, और कंपनी क्या करेगी? व्यापार करेगी। तो अब हमें देखना है कि भारत में किस प्रकार व्यापारी आए और किस प्रकार व्यापारी ने व्यापार किया। तो देखो यह लिख रहा हूं, हेडिंग है भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन। आगमन का मतलब होता है आना जाना। क्या होता है? आना जाना। भारत में अंग्रेजों का आगमन यानी भारत में अंग्रेजों का आना जाना कब प्रारंभ हुआ? तो देखो बात आती है 1608 ईस्वी की। कब की? 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रथम अंग्रेज अधिकारी सर हॉकिंस भारत आए। कौन आए? सर हॉकिंस भारत आए। क्या बताया मैंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रथम अंग्रेज अधिकारी कब? 1608 में। कौन आया? सर हॉकिंस भारत आया। और भारत आने के बाद इसने क्या किया? यहाँ पर मुगल बादशाह था जहांगीर। कौन था? मुगल बादशाह था जहांगीर। जहांगीर से क्या लेता है? औपनिवेशिक व्यापार की अनुमति लेता है। दोबारा देखो, कौन से व्यापार की अनुमति लेता है? औपनिवेशिक व्यापार की अनुमति लेता है। कौन लेता है औपनिवेशिक व्यापार की अनुमति? तो बता देना, सर हॉकिंस लेता है। कब लेता है? तो 1608 में लेता है। किससे लेता है? तो यहाँ पर मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? जहांगीर हुआ करता था। एक बात क्लियर हुई कि प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन आया? तो हॉकिंस आया 1608 में। अब बात करें कि मैंने यहाँ पर लिखा कि यह किस प्रकार की अनुमति लेता है? औपनिवेशिक व्यापार की अनुमति लेता है। तो क्या होता है औपनिवेशिक व्यापार? देखो औपनिवेशिक व्यापार की बात करें तो ये जो औपनिवेशिक शब्द है, ये जो औपनिवेशिक शब्द है ये किससे बना है? उपनिवेश शब्द से बना है। किससे बना है? उपनिवेश शब्द से बना है। ठीक है, उपनिवेश शब्द से बना है। और इस उपनिवेश शब्द का अर्थ होता है, एक लाइन बोल रहा हूं कि भारत 200 वर्षों तक ब्रिटेन का क्या रहा? उपनिवेश रहा। क्या रहा? भारत 200 वर्षों तक किसका उपनिवेश रहा? ब्रिटेन का क्या रहा? उपनिवेश रहा। यानी आप समझ गए होंगे कि उपनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? गुलाम। क्या होता है? गुलाम। यानी गुलाम शब्द से क्या बना है? औपनिवेशिक व्यापार बना है। उपनिवेश, औपनिवेशिक, या यूं कह सकते हैं गुलाम। देखो मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो गुलाम व्यापार था ये किस प्रकार का व्यापार था? देखो अंग्रेज क्या करते? अंग्रेज भारत में आते। अंग्रेज भारत में आते, भारत आए। भारत आने के बाद क्या करते? यूं मान लो कि 1 kg गेहूं, कितनी? 1 kg गेहूं
10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद लिया। 1 केजी गेहूं क्या कर लिया, 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी, और खरीदने के बाद कहाँ ले गए, ब्रिटेन ले गए। क्या ले गए, अपने देश ले गए। कहाँ ले गए, अपने देश ले गए। 1 केजी गेहूं किस हिसाब से, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। जब वहाँ पर ले जाकर क्या किए, इस 1 केजी गेहूं के क्या बना लिए, यूँ मान लो कि 10 पार्ले जी बिस्किट बना लिए। क्या बना लिए, 10 पार्ले जी बिस्किट बना लिए। बिस्किट बनाने के बाद वापस कहाँ लाए, भारत लाए। कहाँ लाए, वापस भारत लाए। और भारत लाने के बाद ये 10 पार्ले जी बिस्किट 2 रुपये के हिसाब से, किस हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से क्या कर दिए, बेच दिए। क्या कर दिए, बेच दिए। बेचने के बाद 10 × 2 बराबर कितने रुपए हो गए, 20 रुपये। कितने रुपए हो गए, 20 रुपये हो गए। देखिए यहाँ पर गेहूं कितने का खरीदा था, 10 रुपये का खरीदा था। बेच कितने में रहे हैं, 20 रुपये में बेच रहे हैं। लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 10 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो इस प्रकार का व्यापार, यानी कच्चे माल पर किस पर आश्रित है ये लोग, अंग्रेज लोग, ये भारत पर आश्रित है। गेहूं कहाँ से खरीद रहे हैं, भारत से खरीद रहे हैं, यानी कच्चे माल भारत से ले रहे हैं और उत्पादन का निर्माण कहाँ कर रहे हैं, अपने देश में कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया थी, ये जो इस प्रकार का व्यापार था, वो किस प्रकार का व्यापार कहलाता था, औपनिवेशिक व्यापार कहलाता था। दोबारा देख लीजिए, 1608 में प्रथम अंग्रेज अधिकारी सर हॉकिंस भारत आए। भारत आने के बाद मुगल बादशाह जहांगीर से क्या ली, औपनिवेशिक व्यापार की अनुमति ली। अब बात करते हैं अगली बात, 1608 के बाद अगली घटना होती है 1611 में। कब होती है, 1611 में क्या होती है, अगली घटना होती है। 1611 में क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा भारत में क्या किया गया, एक अस्थायी कारखाना क्या स्थापित किया गया, एक अस्थायी कारखाना क्या किया गया, स्थापित किया गया। ध्यान रहे, ये स्थायी कारखाना नहीं है, कौन सा कारखाना है, अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। कब किया गया पूछ लिया जाए तो 1611 में किया गया। बात करें तो कहाँ पर किया गया, ये जो कारखाना स्थापित कहाँ किया गया था, ये किया गया था मछलीपट्टम में। कहाँ किया गया था, मछलीपट्टम में, या इसको आप मुसलीपट्टम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मुसलीपट्टम भी बोल सकते हो। तो 1611 में अंग्रेजों ने प्रथम बार क्या किया, एक अस्थायी कारखाना बनाया। कब, 1611 में। कहाँ बनाया, मछलीपट्टम या मुसलीपट्टम। अब आपसे ये स्थान पूछ लिया जाए कहाँ पर है। अगर वर्तमान की बात करें तो ये स्थान वर्तमान में तो आता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ आता है, वर्तमान में तो कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। लेकिन जो प्राचीन समय था, प्राचीन समय में ये आता था तमिलनाडु में। कहाँ आता था, तमिलनाडु में, क्योंकि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो प्राचीन समय में ये क्षेत्र तमिलनाडु में आता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। तो मछलीपट्टम में क्या किया गया, 1611 में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना, अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। ये बात हो गई। अगली बात देखो, अगली घटना होती है 1613 में। कब होती है, 1613 में। 1613 में क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा सूरत गुजरात में, अंग्रेजों द्वारा, सूरत कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। सूरत गुजरात के अंदर क्या किया गया, प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। क्या किया गया, प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, सूरत गुजरात में स्थापित किया गया। बात करें कब किया गया अंग्रेजों द्वारा, तो 1613 में। अब बात करते हैं इस कारखाने की। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये जो कारखाना था ये किस चीज़ का कारखाना था, तो ये रेशम के कपड़ों, ये कारखाना रेशम के कपड़ों व रजाई व गद्दों का कारखाना था। किसका कारखाना था, रजाई व गद्दों का कारखाना हुआ करता था। बात करें कि इस कारखाने की अनुमति की बात करें तो अनुमति इन अंग्रेजों ने ली थी 1612 में। कब ली थी, 1612 में। और पूछा जाए किससे ली थी, तो ये अनुमति भी किससे ली थी, जहांगीर से ली थी। किससे ली थी, जहांगीर से ली थी। कब, 1612 में। जबकि कारखाना स्थापित कब हो रहा है, 1613 में हो रहा है। कौन सा कारखाना है, स्थायी कारखाना है। कहाँ पर स्थापित हो रहा है, सूरत गुजरात में हो रहा है। पूछ लिया जाए कि किस चीज़ का कारखाना था, तो ये रेशम के कपड़ों व रजाई व गद्दों का कारखाना हुआ करता था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर कारखाने की अनुमति 1612 में ली गई, लेकिन कारखाना 1613 में स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है, अभी 1 वर्ष क्यों लगा इस कारखाने में।
तो क्या हुआ, जब 1612 में अनुमति ली गई तो ये 1612 में अंग्रेज जाते हैं। अंग्रेज गए कहाँ पर, सूरत में। कहाँ गए, सूरत जाते हैं और कारखाना स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये जो सूरत था उस समय किसके अधीन था, पुर्तगालियों के। किसके अधीन था, पुर्तगालियों के क्या हुआ करता था, अधीन हुआ करता था। यानी कहने का मतलब है सूरत में किसका राज था, पुर्तगाल के लोगों का राज हुआ करता था। जरूरी नहीं है कि भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी, और बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे पुर्तगाली हुई, पुदुचेरी पर बात करें तो पुदुचेरी, पुर्तगालियों पर इनका किसका अधिकार हुआ करता था, पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो पुर्तगालियों को क्या हुआ, जब 1612 में कारखाना स्थापित करने गए तो पुर्तगालियों ने क्या किया, इस कारखाने का विरोध किया। ये कहा कि साहब ये जो सूरत गुजरात है ये हमारे अंडर में है, आप अंग्रेज लोग यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, कारखाना स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। इस विरोध के चलते क्या हुआ, इस विरोध के चलते 1612 में क्या होता है, 1612 में अंग्रेजों वर्सेस पुर्तगालियों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। कब होता है, 1612 में। किसके चलते, इस कारखाने को लेकर। भाई अंग्रेज तो कह रहे थे यहाँ पर कारखाना हम स्थापित करेंगे, जबकि पुर्तगाल के लोग कह रहे थे कि यहाँ पर व्यापार हम करते हैं, हम आपको यहाँ पर कारखाना स्थापित नहीं करने देंगे। जाहिर सी बात है कि क्या होगा, आपस में विरोध होगा, बैर होगा। तो उस बैर के चलते 1612 में क्या हुआ, एक समुद्री युद्ध हुआ। क्या हुआ, एक समुद्री युद्ध हुआ। कब, 1612 में। अब पूछ लिया जाए कि समुद्री युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था कैप्टन बेस्ट ने। किसने किया था, कैप्टन बेस्ट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। जीत भी किसकी होती है, अंग्रेजों की होती है। किसकी होती है, जीत भी अंग्रेजों की होती है। और इस जीत के बाद क्या किया जाता है, 1613 में सूरत गुजरात के अंदर क्या किया जाता है, प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया जाता है। ये हो गई अपनी किसकी बात, सूरत गुजरात वाले कारखाने की बात। दोबारा देखो कि क्या बताया मैंने आपको, 1613 में अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, सूरत गुजरात में हुआ। बात करें ये कारखाना किसका था, तो ये किसका कारखाना हुआ करता था, रेशम के कपड़ों व रजाई व गद्दों का कारखाना था। बात करें तो इसकी अनुमति इन्होंने 1612 में ली। किससे ली, जहांगीर से ली। तब 1612 में प्रयास किया कारखाना स्थापित करने का, तो विरोध किया गया किसके द्वारा, पुर्तगाल के लोगों द्वारा। अब पुर्तगाल के लोगों के द्वारा विरोध किया गया तो 1612 में अंग्रेजों वर्सेस पुर्तगालियों के मध्य क्या हुआ, एक समुद्री युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीत किसकी होती है, अंग्रेजों की होती है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो बता देना है किसने किया, कैप्टन बेस्ट ने किया था। 3 घटनाएं हो गई अपने पास, 1608, 1611 और 1613। अगली घटना जो आती है वो आती है 1615 की। कब की आती है, 1615 की। 1615 में क्या होता है, एक चर्चित नाम सर टॉमस रो, एक चर्चित नाम सर टॉमस रो क्या आए, भारत आए। क्या हुआ, 1615 में कौन आता है, सर टॉमस रो भारत आते हैं। भारत आने के बाद ये क्या करते हैं, अकबर के मैगजीन दुर्ग, अकबर के मैगजीन दुर्ग, कहाँ है अभी अकबर का मैगजीन दुर्ग, तो बता देना ये कहाँ पर है, अजमेर राजस्थान में। कहाँ है, अजमेर राजस्थान के अंदर है अकबर का मैगजीन दुर्ग। तो 1615 में सर टॉमस रो भारत आए और अकबर के मैगजीन दुर्ग अजमेर में क्या करते हैं, मुगल बादशाह जहांगीर से, मुगल बादशाह जहांगीर से क्या लेते हैं, व्यापार की अनुमति लेते हैं। क्या लेते हैं, व्यापार की अनुमति लेते हैं। कौन लेता है, सर टॉमस रो लेते हैं। कब लेते हैं, तो ध्यान रखना 1615 नहीं बताना है। पूछा जाए सर टॉमस रो भारत कब आए, तो 1615। पूछा जाए व्यापार की अनुमति कब लेते हैं, तो अनुमति की बात करें तो अनुमति लेते हैं 10 जनवरी 1616 को। कब लेते हैं, 10 जनवरी 1616 को क्या लेते हैं, व्यापार की अनुमति लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं, अकबर के मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर में है। किससे लेते हैं, जहांगीर से लेते हैं। अब अगला प्रश्न ये सर दिमाग में ये आता है कि ये सर ये बार बार अंग्रेज अधिकारी क्यों आ रहे हैं। 1608 में आए थे, अनुमति मिल गई, फिर यहाँ पर कारखाने की अनुमति मिल गई, यहाँ पर फिर जहांगीर से अनुमति ले रहे हैं। तो ये क्या कारण है, ये बार बार अनुमति क्यों ले रहे हैं। तो इसका एक कारण है विद्यार्थियों कि अंग्रेजों को अभी तक जो व्यापार कर रहे हैं उसमें उन्हें क्या देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है,
टैक्स देना पड़ता था, यूं कह सकते हो चुंगी देनी पड़ती थी। प्राचीन समय में टैक्स को क्या कहा जाता था? चुंगी कहा जाता था। यानी अगर 100 रुपये का व्यापार करते हैं तो उसमें से 20 रुपये का टैक्स किसको देना होगा? भारत के मुगलों को देना होगा, यहाँ के राजाओं को देना होगा। तो इस चुंगी यानी इस टैक्स से छुटकारा पाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये बार बार भारत में आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाए, बिना टैक्स देने के व्यापार की अनुमति मिल जाए तो हमारे लिए क्या होगा? अच्छा होगा। इसलिए ये बार बार इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में अगली घटना होती है 1717 में। कब होती है? 1717 में। बात करें तो 1717 में क्या होता है, यहां लिख देता हूं। 1717 में क्या होता है? एक ब्रिटिश मंडल का मतलब है कि ब्रिटिश लोगों का समूह क्या करता है? भारत आता है। कब भारत आता है? कब आता है? 1717 में आता है एक ब्रिटिश मंडल। बात करें यह ब्रिटिश मंडल था, ये किसके नेतृत्व में आता है? तो नाम याद रखना है आपको, सर जॉन सुरमन। क्या नाम याद रखना है? सर जॉन सुरमन के नेतृत्व में 1717 में क्या होता है? एक ब्रिटिश मंडल भारत आता है। बात करें जब सर जॉन सुरमन भारत आते हैं ब्रिटिश मंडल को लेकर, तो उस समय जो भारत का मुगल बादशाह था, उस मुगल बादशाह का नाम आता है फ्रुक्शियर। क्या नाम आता है? फ्रुक्शियर। क्या नाम आता है? फ्रुक्शियर। यानी सर जॉन सुरमन के नेतृत्व में जब ब्रिटिश मंडल आया तो उस समय भारत का मुगल राजा कौन था? फ्रुक्शियर था। लेकिन ध्यान देखो, ये जो फ्रुक्शियर था इसको क्या था? एक असाध्य रोग था। क्या था? एक असाध्य रोग था। असाध्य रोग का मतलब ये है कि ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है। कैसा रोग? ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है। इस प्रकार की बीमारी थी। किसको थी? मुगल बादशाह फ्रुक्शियर को हुआ करती थी। लेकिन ये जो सर जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश मंडल आया है, इसके साथ एक डॉक्टर भी था। क्या था? एक डॉक्टर भी था। उस डॉक्टर का नाम आता है हैमिल्टन। क्या नाम आता है? हैमिल्टन। यानी सर जॉन सुरमन के नेतृत्व में कौन आया है साथ में? हैमिल्टन भी आया है, जो पेशे से क्या है? एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है। ये सर जॉन सुरमन क्या करता है? इस फ्रुक्शियर का चिकित्सा करता है। क्या करता है? चिकित्सा करता है। यानी इस रोग का क्या करता है? इलाज करता है, दवा दारू देता है। जब दवा दारू देता है तो फ्रुक्शियर का इस चिकित्सा से रोग क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। रोग क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। जब रोग ठीक हो जाता है तो फ्रुक्शियर क्या होता है? प्रसन्न होता है। क्या होता है? प्रसन्न होता है, खुश होता है। यानी इतने सालों से जो रोग था फ्रुक्शियर का, उसका कोई वो असाध्य रोग था जिसका भारत में कोई इलाज नहीं था, उस रोग को ठीक किसने कर दिया? इस ब्रिटिश मंडल ने ठीक कर दिया। यानी डॉक्टर हैमिल्टन ने उस रोग को क्या कर दिया? ठीक कर दिया। अब ठीक करने के बाद क्या हुआ? फ्रुक्शियर प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर ये क्या कर देता है? ये अंग्रेजों को ये कहता है कि अब आप भारत में क्या करोगे? चुंगी रहित व्यापार करोगे। क्या करोगे? चुंगी रहित व्यापार करोगे। यानी बिना टैक्स के, क्या कह रहा हूं? यानी बिना टैक्स के व्यापार करने की अनुमति किसने प्रदान कर दी? मुगल बादशाह फ्रुक्शियर ने प्रदान कर दी। किसको? सर जॉन सुरमन को। ये जो घटना थी, इस घटना को अंग्रेजी सत्ता का क्या कहा जाता है? दस्तक पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस घटना को अंग्रेजी सत्ता का क्या कहा जाता है? दस्तक पत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार जो अंग्रेज 1608 में भारत में आना प्रारंभ हुए थे, उन्हें 1717 तक आते आते क्या मिल गई? बिना टैक्स दिए व्यापार करने की क्या मिल गई? अनुमति मिल गई। तो इस प्रकार भारत में क्या होता है? अंग्रेजों का आगमन होता है। दोबारा देखो, 1608 में कौन आता है? सर हॉकिंस आता है। मुगल बादशाह जहांगीर से क्या लेता है? औपनिवेशिक व्यापार की अनुमति लेता है। बात करें औपनिवेशिक व्यापार क्या होता है, तो औपनिवेशिक व्यापार गुलाम व्यापार होता है। हाँ, एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो मुगल बादशाह जहांगीर था, ये सर हॉकिंस को एक उपाधि प्रदान करता है। क्या करता है? एक उपाधि प्रदान करता है और उस उपाधि का नाम आता है इंग्लिश खान। ठीक है? क्या नाम आता है? इंग्लिश खान की उपाधि कौन प्रदान करता है? जहांगीर प्रदान करता है। किसको? सर हॉकिंस को प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अंग्रेज अधिकारी को इंग्लिश खान की उपाधि प्राप्त है, तो वो किसको है? सर हॉकिंस को। पूछ लिया जाए कि सर हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो वो प्रदान की थी किसने?
जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने। इसके बाद 1611 में अंग्रेजों द्वारा मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम वर्तमान आंध्र प्रदेश और प्राचीन तमिलनाडु में क्या किया गया, एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। इसके बाद 1613 में स्थायी कारखाना सूरत गुजरात में स्थापित किया गया। बात करें तो इसकी अनुमति कहाँ से ली गई, तो 1612 में जहांगीर से ली गई। पूछा जाए कि यह कारखाना किसका था, तो यह रेशम के कपड़ों व रजाई व गद्दों का कारखाना हुआ करता था। इसके अलावा बात करें, इसकी अनुमति 1612 में ली गई थी, लेकिन जब 1612 में प्रयास किया गया कारखाना स्थापित करने का, तो किसने विरोध किया, पुर्तगाल के लोगों ने विरोध किया। इस विरोध के चलते क्या हुआ, अंग्रेजों वर्सेस पुर्तगालियों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम आता है समुद्री युद्ध। कब होता है, 1612 में होता है। बात करें तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, कैप्टन बेस्ट ने किया। जीत किसकी होती है, अंग्रेजों की होती है, कैप्टन बेस्ट की होती है। और इस जीत के बाद 1613 में स्थायी कारखाना सूरत गुजरात में स्थापित किया गया। इसके बाद 1615 में एक और अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो भारत आए। इसने 10 जनवरी 1616 को कहाँ पर, अकबर के मैगजीन दुर्ग राजस्थान अजमेर में क्या करता है, जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेता है। लेकिन इस बार भी चुंगी रहित व्यापार की अनुमति नहीं मिलती है। तो चुंगी रहित व्यापार के सिलसिले में अगली घटना होती है 1717 में। 1717 में क्या होता है, बात करें तो 1717 में एक ब्रिटिश मंडल किसके नेतृत्व में, सर जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आता है। भारत आने के बाद क्या करता है, इनके साथ एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर का नाम आता है हैमिल्टन। जब ये ब्रिटिश मंडल भारत आया तो उस समय भारत का राजा कौन हुआ करता था, मुगल बादशाह हुआ करता था फ्रुक्शियर। फ्रुक्शियर को मैंने आपको बताया कि इसको क्या था, एक ऐसा रोग था, एक ऐसा रोग था जिसका भारत में कोई इलाज नहीं था। इस रोग से चिकित्सा करता है डॉक्टर हैमिल्टन। चिकित्सा से रोग क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। फ्रुक्शियर क्या होता है, प्रश्न होता है। प्रश्न होकर क्या कर देता है, अंग्रेजों को चुंगी रहित व्यापार की अनुमति यानी बिना टैक्स दिए हुए व्यापार की अनुमति दे देता है। अब बात करें, इस घटना को अंग्रेजी सत्ता का क्या कहा जाता है, दस्तक पत्र भी कहा जाता है। तो ये हो गया विद्यार्थियों अपने भारत में अंग्रेजों का आगमन। अब आगे देखना है हमें कि अंग्रेज भारत में व्यापार किस प्रकार से करते हैं, आगे क्या क्या होता है, किस प्रकार व्यापार बढ़ेगा उनका, किस प्रकार वो सत्ता को हड़पने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। अगर हमारी ये क्लास, हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।